हाई कार्ड एनिमे के पार्ट 1 के फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग होती है। एक लड़का टिल्ट एक लड़की आयरिस को ईयरपीस के थ्रू बता रहा होता है कि उन्हें फाइनल ऑपरेशन के लिए ऑर्डर मिल गया है और उन्हें इस वॉर में सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये कर रहे हैं इस अड़े से दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए। और ये दोनों ही क्लोनडेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। पर आयरिस कहती है कि वो ये काम टिल्ट यानी उस लड़के के लिए कर रही है। उसके बाद एक आइलैंड पर हमला कर दिया जाता है, जिससे कि कैसल का तीसरा वॉल बुरी तरह डैमेज हो गया था और सबसे पहले 3 प्रिंस डायलियन, लुइस और नोहा को सिक्योर किया जाता है। पर एनिमी के पास हैवी एक्सप्लोजिव्स होने की वजह से वह वोल्ट तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये थी आयरिस, जो कि वोल्ट में से कोई चीज अपने ब्रीफकेस में लेकर भागने लगती है। पर उसके पीछे कैसल गार्ड्स पड़े हुए थे, जिन्हें की आयरिस की टीम रोकते हुए मारी जाती है। तभी आयरिस पर एक गार्ड गोली चलाने लगता है तो दूसरा गार्ड उसे रोकता है, क्योंकि ब्रीफकेस में कोई कीमती चीज है जिस पर कि कोई खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इसलिए गार्ड्स आयरिस का पीछा करते हुए उसे गेट के पास सराउंड कर देते हैं, जिसके बाद आयरिस ब्रीफकेस को नीचे रखकर अपने हाथ खड़े कर देती है, जैसे कि वो सरेंडर कर रही थी। पर वो अचानक ही अपने किसी एबिलिटी ऑल काबूम का यूज करती है, जिससे कि बहुत सारे बॉम्ब्स कहीं से अपियर हो जाते हैं, जिनके ब्लास्ट होते हैं वहां पर एक फाइटर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो कि नीचे जितने भी गार्ड्स खड़े थे उन सभी को ही मार देता है। इतने में हम कुछ लोगों को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि ये सब देख रहे थे और वो सभी काफी परेशान लग रहे हैं। खैर, यहाँ पर अभी गार्ड्स मशीन गन्स का यूज कर रहे थे हेलीकॉप्टर को डाउन करने के लिए, जिसमें कि आयरिस है। आयरिस तभी अपने एबिलिटी का यूज करके एक मिसाइल को क्रिएट करके उनके ऊपर फायर करती है, जिससे कि वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग वहां पर और 2 लोगों को आता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक स्नाइपर था। और स्नाइपर आयरिस के ऊपर फायर करने ही जा रहा होता है कि वहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है और किसी के रोने की साउंड भी आ रही थी, जो सुनकर किंग जूलियस कहते हैं कि लाला रो रही है। और इस तेज हवा के चलते आयरिस के हाथ में जो ब्रीफकेस था वो खुल जाता है, जिसके अंदर कार्ड्स का एक पैक था, जो कि इन तेज हवाओं के चलते यहाँ वहां पर बिखर जाता है। जिसके बाद वो आदमी जो कि स्नाइपर के साथ आया हुआ था, थियोडोर, वो किसी को फोन करके कहता है कि हाई कार्ड्स को जल्दी से असेंबल करो। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1 महीने बाद स्पाडा काउंटी के सिल्ड शहर में। वहां पर हम एक लड़के फिन को देखते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नोटिस कर रहा था कि किसके पास आखिर कौन सी कीमती चीज है। तभी एक छोटे बच्चे के हाथ से उसका डॉग छूट जाता है, जिसका यूज करके फिन एक बिजनेसमैन के पास से जाता है, जो कि हॉट डॉग खाने खड़ा था। उसके बाद वो डॉग को पकड़ने के बहाने 2 लड़कों के पास भी जाता है, जिनके पीछे के जेब में फोन्स रखे हुए थे। और फिर वो डॉग को उस बच्चे के पास वापस भी कर देता है एक टॉफी के साथ। पर इतने में वो अपना हाथ साफ कर चुका था बिजनेसमैन के घड़ी और उन लड़कों के फोन्स के ऊपर। उसके बाद हम सनफील्ड ऑर्फनेज के फादर लिंसे को देखते हैं, जिनसे कि लैंडलॉर्ड मिलने आए थे रेंट के बारे में बात करने, जो कि कब से ही पेंडिंग पड़ा है। लिंसे कहते हैं कि वो इसे अगले महीने के डेडलाइन तक पे कर देंगे, पर लैंडलॉर्ड कहते हैं कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो इस जगह पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए लिंसे को यह बिल्डिंग जल्दी ही खाली करनी होगी। पर लिंसे इतने सारे ऑर्फन्स को लेकर कहाँ पर जाएंगे या ओनर को बताते हैं। पर लैंडलॉर्ड बताते हैं कि अगर वो इस ऑर्फनेज को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। और ये सब कुछ फिन, जो कि इस ऑर्फनेज में ही पला बड़ा है, वो सुन लेता है। जिसके बाद फिन यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ के बच्चे उसे रुककर उनके साथ खेलने को कहते हैं, जो कि फिन अक्सर ही करता है। पर फिन कहता है कि आज उसे कुछ काम है तो उसे जाना होगा। पर बच्चे कहते हैं कि वो तो बेरोजगार है, तो आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। खैर, फिन उसके बाद वहां से निकलकर एक पॉन शॉप में जाता है, जिसमें कि पुरानी चीजें खरीदी बेची जाती है। और फिन वहां पर गया था घड़ी, फोन्स वगैरह बेचने, जो कि उसने चुराई है। पर शॉपकीपर इन्हें लेने से मना कर देता है, क्योंकि पहली बात तो ये जो घड़ी है ये नकली है, और दूसरी बात यह है कि उसे शक है कि यह सारा माल चोरी का है। इस सब से डेस्परेट होकर फिन अपना शर्ट बेचने की भी कोशिश करता है, पर वो भी नहीं बिकता। पर शॉपकीपर एक कार्ड को देखकर कहता है कि अगर ये रियल होता तो वो इसे जरूर खरीदता, पर फिन इसे किसी भी कीमत पर बेचने से मना कर देता है। उसके बाद फिन बेललैंड्स जाता है, जो कि रियल लाइफ या लॉस एंजेलोस से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर कसिनोस पब्स भरे हुए हैं। और फिन यहाँ पर एक ट्रक में लिफ्ट लेकर आया था। फिन उसके बाद एक कसिनो में एंटर करता है और अंदर जाकर वो खेलना शुरू करता है और बहुत ही जल्दी वो बहुत सारे पैसे जीतने में भी कामयाब रहता है।
पर इस कार्ड की मदद से, जो कि उन्हीं कार्ड्स में से एक है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में बिखर गए थे। तभी वहां पर एक आदमी आकर फिन को कहता है कि वो ये सब कुछ अपने बिगिनर्स लक की वजह से जीत पाया है, पर अभी वो दिखाएगा कि आखिर असली लक क्या होती है। इतने में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी रूम में बैठा हुआ था, पर हम उसके पीछे बहुत सारे मार्बल्स या फिर कंचे पड़े देखते हैं जो कि खून से लथपथ थे। खैर, उसके बाद फिन और उस आदमी के बीच में मैच शुरू होती है। वो आदमी सस्पिशियसली उससे अच्छे कार्ड्स लाकर उसे हरा देता है और ऐसा हर बार होता है और फिन अपना सारा पैसा हार जाता है। पर मैच के बाद फिन उस आदमी के पास एक कार्ड को नोटिस करता है। फिर वो आदमी जाकर पाचिंको मशीन में बैठता है, जिसके पीछे पीछे फिन चुपके से आया था उसी कार्ड को लेने, जो कि असल में एक टिकट है पाचिंको मशीन के लिए, जिसका यूज़ करके तुम पाचिंको मशीन को यूज़ कर सकते हो। और वो इसे लेने आया था ताकि वो इससे और पैसे कमा पाए। और दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं कि फिन ऐसे कामों में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। पर वो जैसे टिकट को लेने जाता है, ऊपर से उसके ऊपर ग्लास गिरने की वजह से वो नहीं ले पाता। वो आदमी पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो फिन बताने लगता है कि उसके साथ मैच खेलने के बाद उसकी पॉकेट पूरी खाली हो गई है, तो क्या वो उसे कुछ पैसे दे सकता है। पर इन बातों के बहाने फिन यहाँ पर टिकट लेने के फिराक में था और वो टिकट निकाल ही रहा होता है कि एक आदमी आकर उसे टकरा जाता है, जिससे कि वो टिकट को निकाल नहीं पाता। पर इस धक्के की वजह से लीवर नीचे खिंच गई थी और वो आदमी फिर से पाचिंको मशीन में जीत जाता है। वो आदमी फिर बताता है कि ये उसके लकी ग्लव्स है और जब तक ये ग्लव्स उसके पास है वो जीतता ही रहेगा। तभी कसिनो का एक आदमी उस आदमी को वीआईपी रूम के बहाने उसे सर्च करने ऊपर लेकर जाता है और वो आदमी इसमें फिन को भी लेकर गया था, पर उसे सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उन्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि वो आदमी जिस तरह जीत रहा था ये काफ़ी अनरियल है। कसिनो के ओनर को फिर उस आदमी के ग्लव्स के ऊपर शक जाता है, तो वो अपने आदमी को इसे चेक करने को कहता है। पर वो आदमी कहता है कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते जब तक उसके पास ये ग्लव्स हैं। और कसिनो का आदमी जैसे ही उसे चेक करने आने लगता है, वो अपने ग्लव्स का यूज़ करता है, जिससे कि वो आदमी खिड़की के बाहर जाकर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। जो देख कसिनो का ओनर पूरा डर गया था और वो अपने दूसरे आदमी को उन दोनों को पकड़ने को कहता है। और हम देखते हैं कि यह वही आदमी है जो कि सिक्योरिटी रूम में था और इस आदमी का नाम है बॉबी बॉल। बॉबी फिर अपने जेब से एक कार्ड को निकालता है जैसा कि फिन के पास भी था, और ये भी उन स्पेशल कार्ड्स में से एक है जिन्हें एक्टिवेट करते ही ये ग्लव्स बन जाते हैं और जो इन्हें यूज़ करते हैं उन्हें प्लेयर्स कहा जाता है। मतलब वो आदमी, फिन और बॉबी तीनों ही प्लेयर्स हैं। ओनर फिर बॉबी को उसका आईडी दिखाने को कहता है, तो बॉबी उसका हाथ पकड़ता है और हाथ का उतना हिस्सा मार्बल्स में बदल जाता है। और यही बॉबी की एबिलिटी है जिसका नाम है मार्बल रंबल, जिसका यूज़ करते हुए बॉबी एक गार्ड को भी मार देता है, जिसे देख वो आदमी और फिन दोनों ही डरे हुए थे। बॉबी आगे बताता है कि उस आदमी के पास 10 ऑफ डायमंड्स का एक कार्ड है जिसकी एबिलिटी है अनलकी पोकी, और इसे जो भी यूज़ करता है उसके ऊपर गुड फॉर्चून के बारिश हो जाती है, और जिसके पास भी ये कार्ड होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता है। पर बॉबी आगे बताता है कि उसे पता है उस आदमी का एक 7 साल का बच्चा और एक प्रेग्नेंट वाइफ है जिन्हें कि वो मारने की धमकी देने लगता है, क्योंकि वो कार्ड से खुद को तो बचा सकता है पर उसका फैमिली को कौन बचाएगा। और वो आदमी जो कि पहले से डरा हुआ था वो और भी ज़्यादा डरने लगता है और अपना कार्ड बॉबी को दे देता है। बॉबी सोच रहा था कि अगर वो ये कार्ड अपने बॉस को देगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इतने में वहाँ पर एक और आदमी क्रिस आता है जो कि नीचे पाचिंको मशीन के पास ही बैठा हुआ था, और वह आकर बॉबी पर फायर करने लगता है, जिसे कि बॉबी डॉज करते हुए उसके पिस्टल को पकड़ लेता है, जिससे कि वो भी मार्बल में बदल जाती है। पर वो आगे उसे पकड़ पाता क्रिस उसे किक मार के साइड कर देता है, और फिर वो भी अपने कार्ड को यूज़ करता है जिसकी एबिलिटी है कैलोरीज हाई। फिर क्रिस और बॉबी के बीच में एक हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें बॉबी को बस क्रिस को अपने हाथ से टच करना था, पर वो ये नहीं कर पाता और क्रिस अपने स्किल के चलते उसे साइड कर देता है। क्रिस फिर कहता है कि वो बस ब्यूटीफुल लड़कियों को ही उसे टच करने देता है, पर बॉबी इस सब से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था और वह मार्बल्स को गोलियों की तरह क्रिस के ऊपर फेंकने लगता है। और फिन ये सब कुछ वहीं पर बैठकर देख रहा था, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहा था कि आखिर इन लोगों के पास उसके जैसा कार्ड कहाँ से आया है। इतने में वो आदमी जो कि डरा हुआ था भागने की कोशिश करता है,
पर नीचे मार्बल्स होने की वजह से वो फिसल कर एक गन के ऊपर गिरता है जिसमें गोली पहले से ही लोड थी जो कि उसके ऊपर चल जाती है। पर वो जिंदा रहने के लिए बॉबी को उसका लक यानी कार्ड वापस करने को कहता है, पर उसके टाइमिंग बहुत ही खराब थी। बॉबी के पास मार्बल्स खत्म हो गई थी तो वो उसका सर फोड़कर उनका मार्बल्स बनाकर क्रिस के ऊपर फेंकने लगता है। क्रिस इन सब से बचते हुए फिन को कहता है कि आखिर वो यहाँ पर बैठा क्यों है, उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिन भी बड़े चालाकी से फिसलने का बहाना करके उस आदमी का लकी कार्ड बॉबी से लेकर कार में भाग जाता है। फिन सोच रहा था कि अभी वो इस कार्ड की मदद से पैसे कमा सकता है जिससे कि वो सनफील्ड ऑर्फनेज को बचा सकता है, पर इतने में बॉबी भी कार लेकर उसके पास पहुंच जाता है और फिन के ऊपर मार्बल्स फायर करने लगता है जिससे कि फिन बस किसी तरह बचकर भाग रहा था। फिर हम क्रिस को देखते हैं जो कि किसी विजय को कॉल करता है। खैर यहाँ पर फिन और बॉबी के बीच में चेस चल रही थी, पर जब लगभग फिन बॉबी के निशाने पर आ गया था क्रिस तभी अपनी कार लाकर एक्सीडेंट कर देता है जिससे कि वहां पर एक धमाका होता है और आग में से पहले फिन बाहर आता है जिससे कि हल्की चोटें आई थी। उसके बाद क्रिस भी बाहर आता है जिसका कि एक पैर टूट गया था और वो काफी इंजर्ड भी था। क्रिस फिन को कहता है कि आज जो भी हुआ है वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, तो फिन उसे वो कार्ड दे दे जो कि उसने चुराई है। इतने में बॉबी पीछे से क्रिस को मार्बल से मार देता है और फिन को चुपचाप उसे कार्ड वापस कर देने को कहता है। अगर वो उसके बात मान लेता है तो वो उसे एक पेनलेस डेथ देगा, पर अगर वो रेजिस्ट करता है तो उसे एक दर्दनाक मौत नसीब होगी। वो उसका पीछा तब तक करता रहेगा जब तक कि फिन नरक में नहीं पहुंच जाता। तो अभी फिन को चूज करना है कि उसे कौन सी मौत चाहिए, पर फिन कहता है कि वो आखिरी बैट खेलेगा और वो अपना कार्ड निकालकर उसे एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसके पास एक रिवॉल्वर आ जाती है और बॉबी ये देखते ही उसके ऊपर जल्दी से मार्बल फायर कर देता है। पर फिन फोकस करते हुए मार्बल पर निशाना लगाता है जिससे कि गोली मार्बल को तोड़ते हुए बॉबी के हाथ पर जाकर लगती है जिससे कि बॉबी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी क्रिस जो कि मर चुका था वो उठ खड़ा होता है और कहता है तो तुम भी एक प्लेयर हो। पर फिन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस तो मर चुका है तो आखिर वो जिंदा कैसे हो गया। तो क्रिस कहता है कि उसके बॉस का ऑर्डर है, उसे कार्ड को कलेक्ट करना ही होगा किसी भी हाल में, भले ही इसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी गन एक दूसरे के ऊपर एम कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। हाई कार्ड एनिमे के पार्ट 1 के सेकंड हाफ की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां पर फिन और क्रिस एक दूसरे के ऊपर एम करे हुए थे। क्रिस फिन को बताता है कि अगर उसे कोई खोई हुई चीज मिलती है तो उसे वो चीज पुलिस को दे देनी चाहिए और क्रिस उसके लिए ये काम कर सकता है। पर जब फिन उसके बात नहीं मानता क्रिस फिन को उसे गोली मारने को कहता है और फिन इसे डर ही रहा होता है कि वहां पर विजय आ जाता है जो कि अपने एबिलिटी का यूज करके फिन को पकड़ लेता है। जिसके बाद फिन को होश आती है सुबह के चाय के साथ जो कि एक ओल्डमैन बर्नर्ड लेकर आए थे। वहां पर विजय भी खड़ा था और एक लड़की वेंडी भी खड़ी थी और एक साथ दो कार्ड का मिलना वेंडी इसे काफी अच्छा लक कहती है। फिन को फिर पता चलता है कि उसकी पूरी कुंडली इन लोगों के पास है जिससे कि फिन घबराते हुए पूछता है कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। तभी वहां पर क्रिस भी आ जाता है और फिन को कहता है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि कल रात को जो भी हुआ है और उसका जो कार्ड है वो इन दोनों को ही पूरा भूल जाए। इतने में बर्नर्ड के पास एक फोन आता है जो उठाने के बाद वो कहते हैं कि मैं समझ गया। उसके बाद हमें दो चोरों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बचकर भाग रहे थे और उनकी मदद यहाँ पर एक प्लेयर करता है जिसकी एबिलिटी की वजह से उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया था तो उसके ऊपर गोलियां कोई काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद वो उन दो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम बर्नर्ड को देखते हैं जो कि फिन को बता रहे होते हैं कि इन्हें एक्स प्लेइंग कार्ड्स कहा जाता है और ऐसे टोटल 52 कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और इनमें स्पेशल पावर्स होती है, पर ये पावर्स बस वही यूज कर सकते हैं जिन्हें ये कार्ड्स अपने ओनर के तौर पे चूज करती है और इन्हें ही प्लेयर कहा जाता है जो कि एक समय पर बस एक ही कार्ड को यूज कर सकते हैं। बर्नर्ड आगे बताते हैं कि करंटली ये कार्ड्स पूरे फॉरलैंड किंगडम में फैली हुई है और किंग जूलियस को डर है कि लोग इनका गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए किंग ने उन लोगों को इन्हें कलेक्ट करने का काम दिया है। पर फिन अभी भी कुछ भी समझा नहीं था और ना ही उसे समझने में कोई इंटरेस्ट था। पर बर्नर्ड कहते हैं कि उसे समझना होगा, उसे जानना होगा क्योंकि ये जगह ही उसके नई एम्प्लॉयमेंट की जगह होने वाली है
और अभी फिन पिनोकल ऑटोमोबाइल्स के ओल्डमेड ब्रांच में है। पिनोकल ऑटोमोबाइल्स क्लासिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है पर एक मॉडर्न टच के साथ, और वह सभी यहाँ पर सेल्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। क्रिस यहाँ पर सेल्स संभालता है, वेंडी अकाउंटिंग की इंचार्ज है और विजय सेल्स और सिस्टम्स को मैनेज करता है और बर्नार्ड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पर जब बात आती है कार्स को रिट्रीव करने की, उन्हें कुछ हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं और उन्हें ये ऑर्डर डायरेक्टली किंग के पास से मिलते हैं। बर्नार्ड फिर बताते हैं कि क्लोंडाइक फैमिली फोलैंड्स की सबसे बड़ी माफिया ग्रुप है जिनके कनेक्शन गवर्नमेंट और पुलिस के साथ भी है, और कल रात को फिन के पीछे उन्हीं का ही मेंबर बॉबी पड़ा हुआ था। और एक बार क्लोंडाइक किसी चीज पर अपना एम कर लेती है, वो उन्हें हासिल करके ही रहती है और उनके लिए फिन को ट्रैक डाउन करना भी मुश्किल नहीं होगा, तो वो खुद को और अपने कार्ड दोनों को ही बचा पाएगा और उसे यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी भी मिलेगी। और फिन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, पर बस अच्छी सैलरी के लिए। बर्नार्ड आगे बताते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए उसे बस 3 चीज चाहिए: मैनर्स, काइंडनेस और हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहने की एटीट्यूड। उसके बाद बर्नार्ड फिन को यहाँ के सेल्स इंटर्न बनाते हैं जो कि क्रिस के मेंटरशिप में रहेगा। पर यहाँ काम करने के लिए फिन को पहले सूट चाहिए होगी, जिसके लिए क्रिस उसे टेलर के पास लेकर जाता है उसके नाप लेने। और फिन वहाँ पर क्रिस से कल के बारे में पूछता है कि आखिर वो मर के भी जिंदा कैसे हो गया। तो क्रिस बताता है कि ये उसके कार्ड की पावर है, उसके घाव बड़े जल्दी हील हो जाते हैं, तो वो एक इमोर्टल मैन है और उसके एबिलिटी का नाम है कैलोरीज हाई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस डिटेक्टिव्स के ऊपर, जो कि पुलिस ऑफिसर के डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसे कि थोड़ी देर पहले उसे प्लेयर ने मारा है। पर जो दूसरा ऑफिसर था वो जिंदा बच गया है, पर वो काफी डरा हुआ है और बस कह रहा है कि वो इंसान नहीं था। और कैप्टन यंग भी समझ पा रहे थे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। तभी जूनियर डिटेक्टिव सुअर बताती है कि पिछले 1 महीने से बहुत सी अजीब इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि इंसानों का मार्बल्स में बदलकर मारा जाना। इसलिए उन्हें एक टास्क फोर्स क्रिएट करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। पर कैप्टन यंग कहते हैं कि इन अजीब इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए अजीब लोगों की ही जरूरत है। जिसके बाद सीन फोकस करता है एक कैफे पर, जहां पर क्रिस एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और फिन यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो रहा है। इतने में फिन देखता है कि एक कस्टमर वेटर पर बड़ा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके बनियान पर गलती से वेटर ने केक गिरा दी है। इसलिए फिन जाकर उस कस्टमर को शांत होने को कहता है और उस वेटर को माफ कर देने को कहता है, जो कि कब से ही माफी मांग रहा है। पर वो कस्टमर फिन के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है और वह उसे एक पंच भी मारने जा रहा था, जो कि क्रिस आकर रोकता है और कहता है कि वो फिन को काफी अच्छे से मैनर्स सिखा देगा, तो वो इस बार फिन को जाने दे। जिसके बाद वेटर फिन को शुक्रिया कहता है उसके मदद करने के लिए। पर फिन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, अगर उसे शुक्रिया कहना है तो उसे क्रिस को कहना चाहिए। पर वो दोनों ही देखते हैं कि क्रिस यहाँ पर उस लड़की को किस कर रहा था। उसके बाद रात को फिन लिंसे से मिलने जाता है और बताता है कि उसे पिनोकल ऑटोमोबाइल्स में जॉब मिल गई है और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी है, जिससे कि वो सनफील्ड का जितना भी पेंडिंग पेमेंट है उसे क्लियर कर देगा। और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि सनफील्ड ने उसकी मदद की थी जब उसने अपना परिवार खो दिया था, तो अभी उसके बारी है मदद करने की। लिंडसे फिर कहते हैं कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि फिन को अचानक ये जॉब मिल गई है और वह फिन को इसके लिए गुड लक भी कहते हैं। पर वो ये भी कहते हैं कि वो जो भी चॉइसेस लेते हैं वो आगे जाकर डिसाइड करता है कि वो क्या बनेंगे। फिर अगले दिन सुबह क्रिस फिन को पिकअप करता है क्योंकि आज उन्हें कुछ जरूरी काम है। फिन को फिर कंपनी के इस कार में एक ईयरिंग मिलती है, तो क्रिस बताता है कि कल रात को उसने मचाया था। खैर उसके बाद उन्हें उनका टारगेट बताया जाता है, जो कि एक आर्मर्ड कार है जिसके अंदर चोर है, जो कि रूट 3 में नॉर्थ की ओर जा रही है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही क्रिस काफी तेजी से गाड़ी भगाता है और उसे आता हुआ देखकर पुलिस भी साइड होकर रुक जाती है। क्रिस फिर अपना कार्ड एक्टिवेट करता है और फिन को कहता है कि यह उसका पहला टास्क है, तो उसे बस बैठकर ही देखना चाहिए। पर फिन भी अपना कार्ड एक्टिवेट करके अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है, तो क्रिस फिन को उस आर्मर्ड कार को पंचर करने को कहता है। पर वो ये कर पाता इससे पहले वो प्लेयर उनके कार के बोनेट पर जंप करता है और क्रिस की कार इससे काफी स्लो हो गई थी। और फिर फिन नोटिस करता है कि यह लड़का और कोई नहीं बल्कि कैफे का वेटर है। फिन उसे पूछता है कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहा है, तो वेटर कहता है कि फिन को कुछ भी नहीं पता है, तो उसे चुप ही रहना चाहिए। फिन जिसके बाद उसके ऊपर फायर करने लगता है, पर उसे गोली लगकर गोली चपटी हो जा रही थी
और उसके इस पावर को देखकर क्रिस बताता है कि उसके पास रॉकिंग रॉक की एबिलिटी है। क्रिस कार को फिर और भी तेजी से भगाने लगता है और वो इस तरह कर्स मार रहा था जिससे कि वेटर गिर जाए, पर यह प्लान कोई काम नहीं करता। तो क्रिस बड़े तेजी से गाड़ी को भगाकर अचानक ब्रेक लगाता है जिससे कि वेटर उसके कार के बोनेट से गिर जाता है। क्रिस फिर वेटर के एबिलिटी के बारे में बता ही रहा होता है कि फिन अपना रिवॉल्वर निकालकर उस वेटर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हम पुलिस को भी देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ी थी। सुगर कैप्टन यंग से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें भी जाकर रॉबर्ट्स को पकड़ना चाहिए। पर कैप्टन यंग सुगर को याद दिलाते हैं कि उन्होंने कहा था अजीब इंसिडेंट्स अजीब लोगों को ही संभालना चाहिए। और हम देखते हैं कि वेंडी ने ऑलरेडी रॉबर्ट्स को पकड़ लिया था, पर यहाँ पर अभी भी फिन लगातार फायर करे जा रहा था जो कि कोई भी काम नहीं देता है। और फिन जल्दी ही यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पर आ चुका था और वेटर उसके ओर आके उसे एक पंच मारने ही जा रहा होता है कि क्रिस अपनी कार लाकर वेटर को उससे साइड कर देता है, पर इसे वेटर क्रिस को चोक करने लगा था। पर इसी तरह ही क्रिस उसे नदी की ओर ले जाने लगता है क्योंकि वेटर एक पत्थर की तरह भारी है तो वो पानी में डूब जाएगा। और ये बात जानते हुए वेटर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर क्रिस उसे जाने नहीं देता, जिस वजह से उसे वेटर का एक जबरदस्त पंच भी खाना पड़ता है जिससे कि क्रिस की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। पर वो फिर भी गाड़ी को पानी में कूदा देता है जिससे कि वेटर डूबकर बेहोश हो जाता है और उसकी कार डीएक्टिवेट हो गई थी। पर वो अभी कार के नीचे आ चुका था, पर पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो डोर को नहीं खोल पा रहा था। पर तभी फिन अपने एबिलिटी को काम में लाता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर गोली मार सकता है और वो इसी के मदद से ही विंडशील्ड को तोड़ देता है और वो दोनों वेटर और कार को निकालने में कामयाब रहते हैं। और क्रिस की एबिलिटी की वजह से उसके रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो गई थी। उसके बाद वेंडी बर्नर्ड को रिपोर्ट करती है कि उस लड़के का नाम रॉबर्ट थाउजेंड है जिसे कि यह कार्ड 1 महीने पहले बाई चांस मिला था, पर इसके पावर के चलते वो एक चोरों के ग्रुप के साथ काम करने लग गया जहां पर उसे डेथ ट्रैप में फंसाया गया एंड हेंस उसे ये काम ना चाहकर भी करना पड़ रहा था। बर्नर्ड कहते हैं कि एक कार्ड को अच्छे के लिए यूज करना है या फिर बुरे के लिए ये प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम फिन को देखते हैं जो कि बड़ा परेशान था। वो सोच रहा था कि कहीं वो आगे जाकर रॉबर्ट की तरह ना बन जाए। उसके बाद फिन जब अंदर आता है क्रिस उसे बताता है कि उसके एबिलिटी का नाम है न्यू नंबू, जिसमें कि एक बुलेट को स्ट्रेट लाइन में फायर किया जा सकता है चाहे वो कहीं भी हो, और ये उसके जैसे इडियट के लिए बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। और फिर उसके बाद क्रिस फिन को हाई कार्ड में वेलकम करता है। फिन इसके लिए उसे थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि आज के जीत का हीरो वो था। तभी विजय पीछे से कहता है कि इतने मुश्किल से जीतने के बाद क्या वो इसे एक जीत कह भी सकते हैं। खैर उसके बाद हम बर्नर्ड को पिनोकल के प्रेसिडेंट थियोडोर के साथ बात करता हुआ देखते हैं, जिन्हें कि हम लोगों ने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। बर्नर्ड बताते हैं कि कार्ड को रिट्रीव कर लिया गया है, पर वो पूछते हैं कि उन्हें फिन का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जिस पर थियोडोर कहते हैं कि अगर वो रिजल्ट्स नहीं ला पाता है तो उसे निकाल दो। पर बर्नर्ड बताते हैं कि उन्हें फिन को लेकर काफी हाई होप्स है और उसका टीम के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। थियोडोर फिर बताते हैं कि हाई कार्ड इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जिन्हें कि एक साथ लाकर काम कैसे करवाना है, ये काम बर्नर्ड का है। बर्नर्ड भी कहते हैं कि वो ये काम पिनोकल, फोरलैंड की शांति और थियोडोर के लिए करेंगे। और एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि सभी लोग फिन को चिढ़ा रहे होते हैं, ये कहकर कि उसने काफी अच्छा किया है एक 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड के लिए जो कि सबसे वीकेस्ट होता है। जो सुनकर फिन कहता है कि क्या मैं सबसे कमजोर हूँ, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।